लास्ट वीडियो में हमने सेंसरी इश्यूज के बारे में बताया था और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, उस बारे में सारा डिटेल में समझाया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहेवियरल इश्यूज के बारे में, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में। और जिन बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बिहेवियरल इश्यूज कॉमन हैं। कौन से केस में बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा होंगे, किस में कम होंगे, किस में कन्फ्यूज होते हैं हम सेंसरी इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज को लेके, ये सारा इस वीडियो में क्लियर करने वाले। सेंसरी इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज के अंतर को अगर आप समझ गए तो ऑटिज्म और ADHD में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ऑटिज्म के केस में मैक्सिमम सेंसरी इश्यूज मिलते हैं और सेंसरी इश्यूज हमेशा सेल्फ जनरेटेड इश्यूज होते हैं। उनका कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर्स नहीं भी होगा, सामने से दिख भी नहीं रहा होगा, फिर भी बच्चा अपने आप में क्रैंकी हो गया, मूड स्विंग हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसको कितना भी उसकी फेवरेट चीज़ दे रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा, वो मेल्ट डाउन शुरू हो गया तो हो गया तो हो गया। वो अपने से जाएगा, सडन नहीं जाएगा, तुरंत आप किसी चीज़ से रोक लें ऐसा नहीं होगा। कोई लालच दे के बच्चे को ये कर लें, किसी चीज़ में डाइवर्ट कर लें, नहीं हो पाएगा। ये होता है सेंसरी इशू, कॉमन भाषा में समझे तो। बिहेवियरल इशूज मैक्सिमम केसेस में ये जानबूझकर की जाने वाली बदमाशियां हैं। बच्चा समझ रहा है लेकिन अटेंशन सीकर है, अटेंशन पाने के लिए सामान फेंक दिया, अब आप दौड़ के परेशान हुए, उठाए, वो हंस रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, चिल्लाने लग गया, गुस्से में सामान वामान फेंकने लग गया, टेम्पर टेंट्रम शो करने लग गया, अपनी जिद मनवाने के लिए डोमिनेट करने लग गया। ये सारा कुछ बिहेवियरल इशू होता है। तो सेंसरी इशू ज़्यादातर ऑटिज्म के केस में, बिहेवियरल इशू ज़्यादातर ADHD के केस में। अब कई बार ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं, तो उसको भी क्लियरली समझ लेते हैं। जैसे आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि जब भी नमी का मौसम आता है या फिर पुरवैया हवा जो चलती है, नमी वाली हवा चलती है, पछिया हवा शुष्क हवा होती है, सूखी हुई, लेकिन नमी वाली हवा होती है पुरवैया हवा। तो पुरवैया हवा जब जब चलेगी या फिर नमी का बरसात का मौसम आएगा, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहेगी क्लाइमेट में, तब उनका दर्द बढ़ेगा, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द बढ़ेगा। तो उनसे हिस्ट्री जब लेंगे तो पता चलेगा कि वो आज से 10 साल 20 साल पहले कहीं गिरे थे, बाइक से या पेड़ से खेलते में गिर गए थे, ऊपर से तेल मालिश, लहसुन वगैरह पका के, हल्दी वल्दी जो भी, हल्दी चूना लगा के ये कर दिया गया, ऊपर मालिश करके टेम्पररी रिलीफ दे दिया गया, लेकिन अंदर से हीलिंग नहीं हुई तो माइल्जिया वगैरह डेवलप कर जाता है, बाद में वही मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में डेवलप करता है। तो वो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो परसिस्टेड सिम्टम्स जो होते हैं, परसिस्टेड पेन जो होता है, वो एग्रेवेट होता है, सामने आता है। इसी तरह से यूट्यूब थेरेपी और आजमा कर देखो थेरेपी करते 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 सेंसरी इश्यूज को लंबे टाइम तक हम रेगुलेट ही नहीं कर पाते, तो वो सारे इश्यूज एक पैटर्न बना लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक लेयर वाइज जो बैठते जाते हैं और वो ही परसिस्ट कर जाते हैं। तो बाद में वही सेंसरी इशू होगा, लेकिन आपको लगेगा कि बच्चे में बिहेवियरल इशूज है, तो वही सेंसरी इशूज बिहेवियरल इशूज की तरह दिखने लगते हैं। जैसे कि सिंपल सा ही, कोई बचपन में या फिर आज से 5-7 साल पहले कहीं से गिर गया, पीठ के बल गर्दन वर्दन जकड़ गया, वो पट्टी लगा के रखा, सर्वाइकल कॉलर, उसके बाद पट्टी हटने के बाद उसका गर्दन जकड़ा हुआ महसूस कर रहा, वो इधर उधर ऐसा किया, गर्दन चट बज गया, अब उसको गर्दन घुमाने में मज़ा आने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद जकड़ने लगेगा, फिर घुमाएगा, घुमाते घुमाते क्या होता है कि ब्रेन का एक पैटर्न वैसा बन जाता है। अब वो आदत सी बन गई, अब डेली की आदत में शुमार हो गई, अब 1 मिनट में वो 10-20 बार 50 बार गर्दन झटक देगा। तो वो पहले था कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर, वो था कि टेम्पररी ये हुआ, धीरे धीरे पैटर्न बन गया, अब वो उससे निकल नहीं पा रहा, अब उसके बिहेवियर में शामिल हो गया, अब डेली वैसा ही कर रहा है वो। उसको भी काउंसलिंग से ठीक किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से लंबे टाइम तक बच्चे का हैंड फ्लैपिंग, विजुअल स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें आपने नहीं रोका, वो थूक लेके हाथ में ये कर रहा है, किसी का बाल पे हाथ फेर रहा है, आपको पता ही नहीं कैसे उसको रेगुलेट करना, कैसे उसको मैनेज करना, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप थेरेपी चाहिए नहीं। आपको एम्स में जाके किसी डॉक्टर से फ्री में दिखाना है और फिर महीना दिन का प्लान लेके और घर पे अपने से एक्सपेरिमेंट करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, एक कमेंट भी आया था हमारे पास, तो इस पर हम कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा, एज निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो उस केस में आप कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है फिर भी उसमें बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा हैं। बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सही टाइम पे आपने रेगुलेट नहीं किया, एज बढ़ गई, बच्चे की सीवियरिटी बढ़ने लगी, बिहेवियरल इश्यूज दिखेगा। तो इसलिए सही समय पे रेगुलेट करना जरूरी है। अब बात चूंकि बिहेवियरल इशू की कर रहे हैं
तो इसमें ADHD को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चों में इनअटेंशन होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उनका, हाइपर एक्टिविटी होती है, डोमिनेटिंग नेचर होता है, अटेंशन सीकिंग नेचर होता है। इसके अलावा कई बच्चों में OCD के सिम्टम्स मिलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये बिहेवियरल इशू के साथ साथ OCD वगैरह के भी सिम्टम्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जब बिहेवियरल इशू हो तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा, दौड़ भाग कर रहा है, रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है। जब तक वो दौड़ते भागते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा और आप उसको मार देंगे, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मार देते हैं, तो मार के आप कोई बड़ा महान काम नहीं करते हैं, आप बच्चे को और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहे हैं, प्रॉब्लम से दूर नहीं कर रहे हैं। मारना इज नॉट ए सोल्यूशन। मारना, बच्चे को जोर से डांटना, पनिश करना, ये कभी भी सोल्यूशन नहीं है। तो करेंगे क्या? बिहेवियरल करेक्शन। बिहेवियरल करेक्शन कैसे करेंगे? जब आपका दिमाग स्थिर रहेगा, आपको लगेगा कि बच्चे ने ये गलती करी है, तो इसको रियलाइज भी करा दें और गिल्ट भी ना हो, इसको जोर से डांटे भी ना कि ओवर रिएक्ट करे। तो उसके लिए आपको अपना दिमाग स्थिर करके उसको तब समझाना पड़ेगा। तो ये जब आप जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की मदद से उसको हम सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, कैसे बिहेवियरल काउंसलिंग की मदद से उसको सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं, कैसे उसको खुराफात वाली चीज़ों से अलग हटा के उसको वही जो उसकी हाई एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि बच्चे का स्थिर बैठना, सिटिंग डेवलप करना पहला काम, कंसंट्रेशन डेवलप करना, तब वो बातों को प्रोसेस करेगा। उसके लिए अटेंशन की एक्टिविटी जो भी होती हैं, कमांड फॉलोइंग की एक्टिविटी जो भी होती हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करना होता है। तो इन सब के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि फाइनेंशियल इशू है इसलिए हम थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने मंथली 20 सेशंस का प्रोटोकॉल रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया तो हमने क्या किया है कि अब जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं उन सारे लोगों का कंसल्टेशन के बाद से वीकली एक सेशन ही सिर्फ लेना है। 1 वीक का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उस पर काम करना है। सेशन इसलिए लेना है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके गाइडेंस में आप आगे बढ़ें तो आप सही ट्रैक पे जाएंगे। नहीं तो आप ट्रैक पे भटक रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, बहुत समय निकल जाएगा तब समझ में आएगा आप गलत ट्रैक पे चलेगा, तब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ पछताने के अलावा। तो इस बात को ध्यान में रखें। जितने लोगों में कोई प्रॉब्लम दिख रही है बच्चे की और एज बढ़ते जा रही है तो परेशान नहीं होना। फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर ये है तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वीकली सेशन आपको मिल सकता है। आप नंबर यहाँ दिया हुआ है उस पर बात कर सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस में काम कीजिए, हम बस इतना कहते हैं। आप हमारे पास नहीं आए कोई बात नहीं, अपने आसपास कहीं न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर है वहाँ जाएं, कहीं उसके डॉक्टर्स हैं वहाँ उनसे मिलें, लेकिन प्रॉपर उनके गाइडेंस में थेरेपी होनी चाहिए। ये नहीं कि गए सरकारी हॉस्पिटल में डायग्नोसिस बढ़िया होता है, आपकी प्रॉब्लम को बताएगा बड़ा बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसके पास उतना मशीनरी है, कम पैसे में जांच हो रहा है, आप सारा जांच करा रहे हैं, डायग्नोसिस बड़ा बढ़िया से करके दे देगा। इलाज के नाम पे कहेगा कि हमारे प्राइवेट सेंटर आइए। तो इतना सबको पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अपने बच्चे के फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, वो हम आपको सिखाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से मेन स्ट्रीम में जुड़ गए, अगला नंबर आपका है। धन्यवाद।